हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर अपने यूट्यूब चैनल VNC पर आप सबका स्वागत करता हूं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 6 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विच नेम इज बैंकिंग। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो आई के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। उस फर्स्ट वीडियो में आई टॉट यू द मनी क्रिएशन प्रोसेस, और मनी क्रिएशन प्रोसेस के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। सबसे पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के सबसे बड़े बैंक को सेंट्रल बैंक कहा जाता है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट द USA तो वहां के सेंट्रल बैंक का नाम फेडरल बैंक है। सेम एज इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। एक ऐसा बैंक जो डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करता बल्कि ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक जितने भी भारत में बैंक्स हैं उन सब के लिए रूल रेगुलेशन बनाने वाले बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक कहा जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। भारत देश का ये रिजर्व बैंक काम क्या क्या करता है। सबसे पहला फंक्शन है बैंकर्स बैंक। इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हों, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, उन सारे बैंक्स के लिए रूल्स बनाने वाला, उन्हें रेगुलेट करने वाला या उनके लिए सुपरवाइजरी वर्क करने वाला का जो काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सेकंड, गवर्नमेंट्स बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की सरकार का एडवाइजर भी है और मनी को होल्ड करने वाला या कंट्रोल करने वाला भी है। यानी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिजर्व बैंक के माध्यम से ही होते हैं, और समय समय पर भारत सरकार को सलाह देने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। देन कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मीन फॉरेन करेंसी। तो जितना भी विदेशी पैसा आता या जाता है वाइल वी डू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उस सारे पैसे का हिसाब किताब रखना भी भारत के रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक की ही जिम्मेदारी होती है। इशूइंग ऑफ नोट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is the only authority which is having the power to issue the notes। आपके पास जितने भी नोट्स होते हैं ना, 5 रुपए का नोट है या 20 रुपए का नोट है या 100 का नोट है या 2000 का नोट है, ये सारे नोट छापने की जिम्मेदारी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स। 1 रुपए का नोट और सिक्के वो रिजर्व बैंक नहीं छापता, बाकी सारे नोटों को छापने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। देन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। मार्केट में मनी का सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे, ना तो पैसा मोर देन द लिमिट आ जाए और ना मार्केट में मनी की कमी हो जाए। यानी डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। अगर हमें बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन पर्सन पैसे की जरूरत हो, हम किसके पास जाते हैं? कमर्शियल बैंक्स के पास। अगर कमर्शियल बैंक्स को नीड है मनी की, सो वेयर दे विल गो टू सेंट्रल बैंक। यानी सबसे आखिरी
पैसे प्राप्त करने की हमारी जो होप होती है वो कहलाता है रिजर्व बैंक का फंक्शंस। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बस एक टॉपिक और बाकी है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। तो लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी विच इज मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जस्ट टू कंट्रोल ओवर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। और इसको एट एवरी क्वार्टर रिव्यू भी किया जाता है कि भाई मार्केट में सब कुछ ओके चल रहा है या कुछ करेक्शंस करने हैं। करेक्शंस कैसे करेंगे? करेक्शन करने के ना दो मेथड्स हैं जिनको हम इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव मेथड और एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड। पहले समझाता हूं क्वालिटेटिव मेथड्स। तो क्वालिटेटिव मेथड्स आर दोज मेथड्स विच फोकस ऑन द स्पेशल सेक्टर। पूरी इकोनॉमी पर एक साथ नहीं बल्कि इकोनॉमी के कुछ स्पेशल जोन या पोर्शन पर इफेक्ट डालने वाले मेथड्स को हम क्वालिटेटिव मेथड्स कहते हैं। इसके भी तीन सब पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंक्स से ये कहा कि आपको सारा पैसा हु कम्स फर्स्ट टू लैंड दोज ऐसा नहीं करना, यानी जो पहले आए उसे पहले पैसे दे दें क्या, ऐसे नहीं, बल्कि हमें सारे पैसे को सारे सेक्टर्स तक पहुंचाना है। थोड़ा थोड़ा क्या किया जाएगा? क्रेडिट की रेशनिंग कर देंगे। थोड़ा पैसा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, थोड़ा एग्रीकल्चर के लिए, थोड़ा एजुकेशन सेक्टर के लिए, थोड़ा सीमेंट इंडस्ट्री, ऐसे इंडस्ट्री वाइज डिवाइड कर दिया जाता है या सेक्टर वाइज, फिर सबको थोड़ा थोड़ा ताकि मिल जाता है, ना तो किसी सेक्टर को कम ना ज़्यादा। ये है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। देन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन का मतलब जब कोई व्यक्ति कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाता है तो उसको बदले में कोई अपनी एसेट मोर्टगेज करनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है। तो जितने रुपए की एसेट मोर्टगेज की लोन अमाउंट उससे कम होगा, बीच के गैप को मार्जिन कहा जाता है। इसका मोटिव ये होता है कि इन फ्यूचर इफ द पर्सन विल नॉट बी एबल टू रीपे द लोन, तो प्रिंसिपल अमाउंट और उसके इंटरेस्ट को एसेट को सेल आउट करके प्राप्त कर लिया जाएगा पैसा। तो इस मार्जिन को घटा देंगे या बढ़ा देंगे जैसी मार्केट में ज़रूरत होगी। अगर मार्केट में लगा कि मनी की सप्लाई ज़्यादा है, अब हमें लोगों को उधार पैसा कम बांटना है, बट किसी के अगर कागज़ पूरे हैं तो मना तो नहीं कर देंगे, क्या करेंगे? मार्जिन बढ़ा देंगे। यानी अगर 100 रुपये की एसेट मोर्टगेज करने पर हम पहले 90 रुपीज़ का लोन प्रोवाइड कर रहे थे, हम उस मार्जिन को बढ़ा देंगे। कमर्शियल बैंक कहेगा अब हम आपको 85% लोन देंगे या 80% लोन देंगे या 75, डिक्रीज करते जाएंगे, मार्जिन बढ़ाते जाएंगे। और अगर लगे कि मार्केट में लोन ज़्यादा आना चाहिए, मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा हो, तब क्या करेंगे? तब ना इस मार्जिन को कम करते जाएंगे। लाइक 70% लोन बांट रहे थे, 75% कर दिया, 80 कर दिया, 90 कर दिया, बढ़ाते जाएंगे ताकि लोगों के पास मनी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। थर्ड वन, मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब सिर्फ लोगों को समझाना, मीटिंग्स करना, सेमिनार्स करना और ये लोगों के अंदर इस भावना को जागृत करना कि दिस इज योर कंट्री, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट एंड यू शुड टेक केयर ऑफ प्रॉपर व्हाइल यू आर स्पेंडिंग योर मनी इन द मार्केट। ऐसे समझाने की बातों को मोरल सुएशन कहलाता है। और ये तीनों बातें आती हैं क्वालिटेटिव मेथड्स में। अब आपको पढ़ाता हूं दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है क्वांटिटेटिव मेथड। नाउ लेट अस मूव टू क्वांटिटेटिव मेथड्स। ऐसे मेथड्स जो पूरी इकोनॉमी पर एक साथ प्रभाव डालते हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स ने क्या किया था? सेक्टर वाइज फोकस किया था। ये पूरी इकोनॉमी पर एक साथ इंपैक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव मेथड्स कहा जाता है। डिफरेंट टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। सबसे पहला कैश रिजर्व रेशियो। आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा होगा कि कैश रिजर्व रेशियो इज दैट रेशियो और दैट फ्रैक्शन विच एवरी कमर्शियल बैंक इज लायबल टू कीप एज सेफ जस्ट टू मीट द अनफॉरसीन लायबिलिटीज, है ना, पढ़ा हुआ है। सेकेंड वन इज बैंक रेट। जिस रेट पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन दे उस रेट्स को बैंक रेट कहा जाता है।
इसको इंक्रीज या डिक्रीज करके मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। जैसे अगर बैंक रेट बढ़ जाए, इसका मतलब रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है। जब कमर्शियल बैंक्स को महंगा लोन मिलेगा तो आगे फिर वो जनरल पब्लिक को भी महंगा देंगे, तो पीपल विल ट्राई टू अवॉइड टू टेक लोन फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है। और अगर इसी प्रकार बैंक रेट डिक्रीज कर दें तो इसका मतलब रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को सस्ते रेट पे लोन दे रहा है, तो कमर्शियल बैंक्स भी जनता को सस्ते रेट पे लोन देंगे, जिससे मार्केट में मनी का सर्कुलेशन ज्यादा हो जाएगा। थर्ड वन, रिपो रेट। जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म अप टू 1 ईयर के लिए लोन देता है, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड रिपो रेट। और इफ in case in need when the reserve bank of India take loan from the commercial bank, तो the rate at which commercial banks provide loan to reserve bank is called reverse repo rate। यानी समझो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया तो जो ब्याज ली वो रिपो रेट कहलाया, और कमर्शियल बैंक ने रिजर्व बैंक को लोन दिया तो जो ब्याज की दर है वो रिवर्स रिपो रेट है। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि रिजर्व बैंक ये कहता है सारे कमर्शियल बैंक से कि जितना भी पैसा आपके पास है आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, इन्वेस्टमेंट करने से ही तो फिर इनकम होगी, तभी जिन लोगों ने पैसे जमा किया उसको ब्याज दी जाएगी। इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाता है? इन्वेस्टमेंट को बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा गया है, फिक्स इन्वेस्टमेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। तो वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट द करंट एसेट्स, यानी आपने अपने टोटल डिपॉजिट्स का, आपने मतलब कमर्शियल बैंक ने अपने टोटल डिपॉजिट का जितना हिस्सा करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया, उस करंट एसेट्स में इन्वेस्टेड पोर्शन को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। इस समय इसका रेट अप्रोक्स 21% चल रहा है। इसका मतलब कि जितना पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास आएगा, पहले CRR बनाया जाएगा, अलग कर देंगे 4-4.5%, फिर जो बचेगा उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लगभग 21% करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। देन ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज दैट मेथड बाय विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डील इन द डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेलिंग एंड बाय परचेजिंग जस्ट टू कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई। अगर रिजर्व बैंक को लगे कि मार्केट में मनी का सर्कुलेशन ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, कम होना चाहिए, तो क्या करेंगे? ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इश्यू द सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक। इससे क्या होगा कि पब्लिक के पास जो पैसा था वो चला गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, क्योंकि पब्लिक ने सिक्योरिटीज को परचेज किया है, और परचेज करने के बदले में पैसे देने पड़ेंगे ना, तो मार्केट से मनी का सर्कुलेशन आउटफ्लो हो गया, सप्लाई कम हो गई। सेम एज अगर रिजर्व बैंक को लगता है कि मनी की सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, तो कंपनीज के द्वारा जो सिक्योरिटीज इशू की जा रही हैं उनको रिजर्व बैंक परचेज कर लेगा, जिससे सिक्योरिटीज आ जाएंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और रिजर्व बैंक के पास जो पैसा था वो कमर्शियल बैंक्स के पास होता हुआ पब्लिक के पास आ जाएगा या हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये पूरा प्रोसेस इसके द्वारा कंप्लीट हो जाता है, और चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग कंप्लीट। अब अगर आपको इस टॉपिक से कनेक्टेड कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा या आपको आंसर दूंगा। अब अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट और फ्रेंड्स को शेयर। चलिए बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।